अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक नॉवलेट लेकर, और मैं इसे क्यूट और प्यारी तो नहीं कहने वाली हूँ आज, क्योंकि इसमें आपको रिवेंज और सस्पेंस मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। और नॉवलेट है तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि फिर स्टोरी स्पॉइल हो जाती है। इसलिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और आपको कैसा लगा अपना रिव्यू राइटर के साथ लाजमी शेयर करना। तो चलते हैं अब हम नॉवलेट की जानिब। 2 दिसंबर सुबह 10:13 नुसरत शहीर हेल्थ केयर एबटाबाद। मौसम सर्द का अरूज और उसकी ज़िंदगी का जवाल। 1 हफ्ता और 12 घंटे से ये कमरा उसके ज़ेरे इस्तेमाल था। तब से अब तक अव्वल सर्दियों में चलती ठंडी हवा की धीमी सरगोशियाँ और आईवी बैग से टपकती टिप टिप के अलावा इस कमरे में कोई आवाज़ न सुनाई दी। इतने दिनों में भी उसके जख्म भरे नहीं, आंखें एक ही मंजर देखती थकी नहीं, खुश्क होठों में नमी पिघली नहीं, क्योंकि शायद नहीं, यकीनन वो जख्म जिस्म पर नहीं रूह पर लगे थे। वो आंखें थकी नहीं, उन्होंने देखने के चाह छोड़ दी थी, और होठों में नमी पिघली नहीं, क्योंकि जज्बात पथरा गए थे। वो तो एक मुजस्मा लगती थी, गम की मिट्टी से बना, जुल्म से तराशा शुदा, व्हील चेयर पर बैठा संगी मुजस्मा। हॉस्पिटल के कमरे की वही हल्की सफ़ेद दीवारें, जिस पर नस्म खिड़की के आगे नीले पर्दे हटे हुए थे, बाहर की बुलंद पहाड़ियाँ और शीशे पर जमी धुंध एबटाबाद के मौसम का अहवाल सुनाती थी। कमरे की फिजा में सांस लेते इंसानी मौत की घुटन गवाह थी। उस कमरे में कई लोगों ने दम तोड़ा था। दवाई और रिटेल की घुलती मिलती बदबू आसाब को बोझल कर देती। मौसम के बावजूद भी कमरे में हीटर की बजाय ऐसी पूरे रफ्तार से चलाया गया था। शायद वो वजूद हर किस्म के मौसम से लड़ने की सकत रखता था, या हसासियत खो बैठा था। बाहर कुदरती सर्दी, अंदर मशीनी ठंडक। उसकी देखभाल के लिए मंसूब डॉक्टर्स और नर्सेज पिछले दिनों से उसकी हालत देखकर बस एक ही सर्द आ भरते थे, जिसमें तरस, उम्मीद और खैर ख्वाही सबसे नुमाया थी। इंसानियत की खिदमत के लिए बना ये कमरा शौक की हालत में था, जहाँ बनाया माहौल रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा करता और जिस्म पर रोंगटे खड़े कर देता। मगर वो वजूद, वो उन सब से लापरवाह, बस एक ही हॉस्पिटल के गाउन में मौजूद था। उसकी हड्डियों का हाल खुदा ही बेहतर जानता था। एक तरफ को दीवार से जुड़ा बेड, उसके एन सामने दीवार नस्म एलईडी, 2 सिंगल सीटर और एक जाती गुसलखाना। ये एक क्लास कमरा था, मगर गंदमी रंगत का बिस्तर खाली था। चादर यूं सलीके से सजी थी जैसे इस्तेमाल ही न हुई हो। बाहर हॉस्पिटल में रोजमर्रा का बेहंगम शोर था, अंदर कमरे में गुप्त सन्नाटा। बत्तियां बुझी होने के बाद कमरे का माहौल नील गो था। कमरे के बीचों बीच ठहरो तो एक लड़की पीट के बैठी मिलेगी। व्हील चेयर से लटके कंफर्टर में छुपे 2 पैर और सर्द मेटल को छूते 2 बेरंग हाथ, जिनमें से एक से 7 आईवी लाइन की तार जुड़ी थी। ढीली पोनी से निकलते हुए बिखरे हुए भूरे बाल, खाली भूरी आंखें और एक तरफ को ढलकी गर्दन। चेहरा खाली था, ये एकदम सपाट, यूं जैसे वो उस दुनिया में थी ही नहीं। आंखों के पपोटे रो रोकर सूज चुके थे, उनके चमक मांद और लबों के करीब खुश्की उसकी मुख्तेर बीमार ज़िदा रंगत पर नुमाया थी। हालत उसकी उस मुसाफिर जैसी थी जैसे सदियां रेगिस्तान के धूल नाप कर भी पानी का एक कतरा अपने हक में ना मिला हो। चेहरा इस कदर सफ़ेद हो चुका था जैसे सारा खून वो आईवी लाइन निचोड़ चुकी हो। जहन के पर्दे पर एक पुरानी याद नुमाया हुई, बचाओ, मदद की पुकार, यूं जैसे दूर किसी गार से आ रही हो। मगर उस तक आने में वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दब जाती। सूजी निगाहों में सन्नाशाई की रमक नुमाया हुई। मायूसी से अध खुली आंखें धीरे धीरे वाह हुई। बेजान जिस्म हरकत में आया, पहली सांस ली और कंधे ढीले छोड़ दिए। कोई बचाओ, गार से निकलती आवाज़ अब करीब आ रही थी। लड़की का सांस उखड़ने लगा, सीने मसलते उसे हिचकियाँ भी आने लगी। ये आवाज़ कार से नहीं, ये आवाज़ उसके सहन से आ रही थी। खुदारा बचाओ। गहरी सांसें लेती वो मुस्तकिल व्हील चेयर पर हथेलियाँ मारने लगी। सारा जिस्म एकदम किसी अनदेखे बोझ के शिकंजे में आ चुका था। गर्दन बेकाबू होकर इधर उधर देखने लगी, कभी सर पर मुक्के मारती, कभी हिसियानी अंदाज में बाल नोचती, मगर वो आवाज़ पीछा ना छोड़ती। बचाओ, बचाओ, बचाओ। गार से निकलती लड़की की आवाज़ बेहद करीब आ गई। मदद के लिए व्हीलचेयर वाली लड़की ने आवाज़ निकालना चाही, मगर बेसूद। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी कुव्वत गोई कुछ अरसे के लिए मफलूज हो चुकी थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आवाज़ के गहराई में शिद्दत आई और फासला पहले से कम हुआ। मरीज को लगा
अभी उसका दिमाग फट जाएगा, दिल बंद होकर साकित हो जाएगा। बचाओ! सोचे समझे बगैर सामने गोल मेज पर रखे गुलदान को उठाया और जोर से जमीन में पटक दिया। आवाज एकदम बंद हो गई, जैसे वो किसी कोने से निकली हुई, और तेजी से वापस जाते अपने पीछे दरवाजा बंद करना न भूली। गहरे सांस लेते अब वो खुद को कंपोज करने लगी। आंखें बेइख्तियार नम हुई। पानी के ऊपर तैरते मुरझाए फूल और टूटे कांच के टुकड़े नम आलूद आंखों के वजह से बस एक धुंधला सा मंजर लगते थे। बाहर की दुनिया के शोर में वो खुद को महू करना चाहती थी। उसकी ये आवाज़ें उसी शोर में दबकर जान दे देती थी। 4 दिसंबर दोपहर 1 बजे, नुसरत शहीर हेल्थ केयर, एबटाबाद। 1 हफ्ता 2 दिन 7 घंटे से व्हीलचेयर को अपनी कुल कायनात बनाए वो उस पर बैठी थी। रुख खिड़की की जानिब आंखें किसी गैर मरी नुक्ते पर जमी। एबटाबाद में आज सुबह की खूबसूरत किरणें पहाड़ की बुलंदियों से टकराकर पूरे शहर में बिखरी थी। पहाड़ों के दिल में बने उस हॉस्पिटल पर भी वो रोशनी यूं ही सायादार थी। दीवार गिर खिड़की से टकराती वो रोशनी उस लड़की के चेहरे पर छाए नाउम्मीदी के बादलों को उभार रही थी। बीमार रंगत पर पड़ने वाली रोशनी से उसकी पलकें सुनहरी दिखने लगी। मेहताब बच्चे, आप कैसा महसूस हो रहा है? ममता भरा एहसास जो उनके अंदर कुदरत की तरफ से था। मेहताब ने जवाब न दिया। मैंने मना भी किया था कि ध्यान से चलना। इल्जाम तराशी जज्बा जो मुआशरे का पैदावार था। पछतावा? हाँ, ये उसकी माँ की सारी कैफियत के लिए मुनासिब लफ्ज़ था। वो हाथ में थामे रुमाल को उंगलियों के गिर्द लपेटना, वो गर्दन इर्द गिर्द झटक कर आंसू को बहने से रोकना। खसारे में कैद इंसान और कर ही क्या सकता है? या सामने वाले को कोसता है या खुद के सर में रेत डालता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे, जहाँ भी तुम कहो, जैसे भी तुम चाहो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। ममता एक मर्तबा फिर मुआशरे पर हावी हुई। माँ ने खुद को पुरसुकून जाहिर करने का नाकाम कोशिश क्योंकि इख्तिताम में उनका लहजा भीग गया। बेटी की ये हालत किसी भी माँ का हौसला पुस्त कर दे, और बेटी भी इकलौती जो अपनी शादी से 1 माह की दूरी पर हो। डॉक्टर्स का तो यही कहना है, अभी हम आपकी बेटी की हालत पर फौरी राय। व्हीलचेयर वाले वजूद ने सुस्ती से गर्दन मोड़ी तो माँ की बात दरमिया में ही रह गई। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते वो सुर्ख गीली आंखों के साथ मुसर्रत का कैसा ही मंजर पेश कर रही थी। स्कर्ट ब्लाउज में वो औरत किसी मौजूद शख्सियत की बेगम लगती थी। मेहताब ने माँ का चेहरा देखा। वहाँ आंखें नम थी, यहाँ आंखें खाली। वहाँ लिबास साफ था, यहाँ लिबास मलकसा। वहाँ माँ पुरउम्मीद थी, यहाँ जाहिर कर रही थी, यहाँ वो नाउम्मीद थी, और ये एहसास मुमताज़ था। बेटी बगैर कुछ कहे माँ को देखती रही, यहाँ तक कि उनकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता फना होती गई। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, बेग से टपकती बूंद और खिड़की के बाहर चहचहाते चिड़िया की आवाज़। मेहताब ने चेहरा फेर लिया। रोशनी जो आधे रुख पर थी दोबारा अब चेहरे से टकराने लगी। माँ के सब का बंद टूटा। वो भागते हुए आई और लिपट कर उससे रोने लगी। दोनों किरणों के ऐन सामने थी। ये रोशनी भी उन्हीं की बदौलत थी जिन्होंने आते साथ ही खिड़की के पर्दे हटाए थे। चिड़िया की आवाज़ आई भी बैग से होती टिप टिप सब माँ के रोने की आवाज़ से पश मंजर में चली गई थी। माँ के आंसू मेहताब के कंधे भिगो चुके थे। उसके बावजूद भी वो बेहरकत रही, ना हाथ उठाकर दिलासा दिया, ना माँ के आंसू पोंछे। अपनी बेटी की हालत उनका दिल चीर रही थी, और बेटी वो तो अपने दिल को कब का तन से जुदा करके दफना आई थी। 4 दिसंबर शाम के 6:07, नुसरत शहीर हेल्थ केयर, एबटाबाद। अब बस भी करो मेहताब, कब तक यूं ही शोक मनाओगी? शाम का अंधेरा फैलने की देर थी और यूं कमरे में मौजूद बत्तियां और रोशनियों का इजाफा हो गया। सिर्फ उनका ही नहीं, कमरे में मौजूद सांस लेती जिंदगी की ख्वाहिश रखते लोगों का भी। 1 हफ्ते से यहाँ बैठी हो, बोर नहीं हुई? हॉस्पिटल बेड पर आलती पालती मार कर बैठी उसकी दोस्त ने कहा। हल्के फुल्के मेकअप और नीली शलवार कमीज के साथ ओढ़ी गई शॉल, गोद में रखे ड्राई फ्रूट का बोल साइड टेबल पर बैठी अपनी दूसरी दोस्त तक बढ़ाया। हर कोई तुम्हारा पूछ रहा है, सबको जवाब चाहिए तुमसे, कब तक चुकने का इरादा है? ड्राई फ्रूट के भरे हुए बर्तन में से अपने लाल नाखून की मदद से चुन चुन कर पिस्ता निकालती दूसरी दोस्त की नसीहत। उन दोनों से दूर सोफे पर बैठी बॉयकट वाली तीसरी दोस्त ने उन्हें घूर कर देखा, जिस पर दोनों ने न समझी से भौं सुकोड़ी। जब सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी दिखाओगे तो ये तो होगा, पिस्ता दांतों से कुतरने वाली लड़की ने एक अदा से कहा।
देखो, जिंदगी हमेशा हंसी खुशी थोड़ी ना रहती है, कभी कम और कभी बलाई भी आ जाती हैं, इसलिए परेशान ना हो। और इस वक्त तुम लोगों से हमदर्दी का टिकट लो। अगर आगे सियासत में जाना ही है तो अपनी हालत बतौर अपनी बैक स्टोरी इस्तेमाल करो। हाथों के इशारों से उसी शॉल वाली दोस्त ने समझाना चाहा। सर्दियों की शाम खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैली थी। मेहताब ने ना उन्हें जवाब दिया, ना अपनी जुबान खोली। एक हफ्ता से रखा चुप का रोजा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जज्बात में बहते वो न जाने क्या बोल जाती। जब अपने करीब बैठी दोस्त की आंखें निकालने पर सटपटा गई, नदाबत से मुस्कुराते वो दोबारा ड्राई फ्रूट की जानिब मुतवज्जह हुई। बॉयकट वाली लड़की ने आंखें घुमाई। तुम इन दोनों बेवकूफ़ों को रहने दो। बेड और साइड टेबल पर बैठे बेवकूफ़ों के सदमे से एक दूसरे को देखा। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो छोटी बात नहीं है। वो उठी और मेहताब के कंधों को हल्का सा दबाया। टेक योर टाइम। मोहब्बत और हमदर्दी उसके इखलास का हिस्सा थी। तो हम भी तो दिलासा और हौसला देने आए हैं। लाल नाखूनों से अखरोट छीलने, दाने और छिलके को जुदा करते। वैसे हुआ क्या था मेहताब? उसके पुष्ट पर खड़ी लड़की ने अपनी दोस्त को खामोश होने का कहा। कहानी, गॉसिप, हर कोई मरीज के सिरहाने यही तो इकट्ठा करने आते हैं। सब अब खामोश हो जाओ, शॉल वाली दोस्त ने ऐलान किया। हम मेहताब से मिलने आए हैं, जख्म हारे करने नहीं। वो बेहतर जानती है उसे आगे क्या फैसला लेना है। वैसे मेहताब, तुम्हारे फादर क्या कह रहे हैं? बात के इब्तिदा वही और इख्तिताम भी वही। बिस्तर कुतरते उसने अपनी खामोश दोस्त की पुष्ट देखी। मेरा ख्याल है हमें देर हो रही है। बॉब कट वाली ने मुड़ते साथ ही बाकी दोनों दोस्तों को दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा किया। वो दोनों तो पूरी शाम यहाँ बैठकर उसके महंगे ड्राई फ्रूट का प्याला खत्म करने को थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इंसानियत अभी जिंदा थी। चारों नाचार उन्हें उठना पड़ा। आगे आई, मेहताब को दिलासा दिया और बॉयकट वाली लड़की के पीछे हो ली। तीनों आई और चली गई। उससे उसका हाल नहीं पूछा, अलबत्ता अपना ज़रूर सुना गई। 6 दिसंबर सुबह 9:30, नुसरत शहीद हेल्थ केयर, एबटाबाद। सूरज बादलों की ओट में छुपा था। नीला पर्दा आज एक पट ढाप रहा था और दूसरा वाज़े कर रहा था। मेहताब, तुमसे तैयब मिलने आया है। कमरे में खड़ी उसकी माँ ने ऐलान किया, अंदाज अपनायत लिए असर खुश्कज़दा। कमरे से बाहर निकलती वो अभी दरवाज़ा बंद ही कर रही थी जब एक दरमियाने कद का आदमी दूसरी तरफ से नमूदार हुआ। हल्की सी मुस्कान मोजिज़ खातून की तरफ उछलता अंदर दाखिल हो गया। मेहताब यूं ही पीट के बैठी रही। तैयब के गोल मोटे होंठ मुस्कुराए। फतेह की सरशारी। जरा सी गर्दन फेरकर कमरे के नोब पर हाथ रखा और ध्यान से लॉक किया। कमरे में क्लिक की आवाज़ गूंजी। दरमियाने कद का मर्द मुस्कुराया। सियाह पैंट की पिछली जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ा। सियाह गोल गले वाली शर्ट पर गहरे भूरे लेदर की जैकेट उसे सर्दी से बचा रही थी और एक वो थी जिसने बस हॉस्पिटल का लिबास पहन रखा था। होठों पर सदाइशी सीटी बजाते जेब से एक हाथ निकाला और सामने लगी LED की सतह पर उंगली फेरी। हल्की नीली आंखें हमेशा ही चालाक लगती थीं। उसके नकुश खूबसूरत थे। पिछले एक हफ्ते से उस कमरे में आने वाले हर शख्स से ज़्यादा। हल्के भूरे बाल जो धूप की किरणों की तरह सुनहरी थे। सफ़ेद रंगत और क्लीन शेव चेहरे की वजह से थोड़ी पर लगा कुदरती कट नुमाया हो रहा था। कमरा तो बड़ा फिट है। बेड की तरफ बड़ा जगह जगह गिफ्ट कार्ड्स, फल और फूल कमरे की जीनत बने थे। जाहिर है अमीर बाप की इकलौती औलाद जो हो। लहजे में हसद और हकारत दोनों थी। बेड पर उछलकर लेटते हुए उसने बास्केट से सेब उठाया और साथ ही एक गिफ्ट कार्ड भी। सेब में दांत काटते कार्ड पढ़ना शुरू किया। मेहताब हनूस खामोश रही। कार्ड पढ़ते चेहरे पर कमीनी सी खुशी हुई। गर्दन मोड़कर मेहताब को देखा जिसकी सिर्फ कमर और सर का पिछला हिस्सा वाज़ेह था। कार्ड को सलीके से जगह पर रखते वो एक जुस्त में बेड से उठा। कदम कदम चलता वो बेड के दूसरी तरफ आया। नजरें व्हील चेयर पर थी और दांतों से सेब खाया गया। मिल गई सुकून, हो गई ख्वाहिश पूरी। बेड के किनारे पर खुद को टिकाते मेहताब को मुँह खातिब किया। हल्का सा झाँक कर देखो तो व्हील चेयर वाले वजूद ने कब से आंखें बंद की थी। उस पूरे हफ्ते में चेहरे पर उभरने वाला पहला तासुर। कहा था मैंने मत आओ मेरे पीछे, मगर नहीं, तुम्हें ही मिसिस फ्यूचर तैयब ऑन बनने का शौक चढ़ा था। मेहताब ने आंखें बंद की तो एक आंसू चेहरे पर फिसलता थोड़ी तक गया। वो बेआवाज रो रही थी। सेब का आखिरी निवाला लेते तैयब ने उसका दरमियाना हिस्सा कमरे के कोने में मौजूद डस्टबिन की तरफ उछाला। सीधा निशाने पर। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट कुदरती थी
सुस्ती से आह भरते हुए दोबारा कहना शुरू किया, खैर एक रिश्ते का इख्तिताम भी हो गया। परसों आएंगे हम तुम्हारे तरफ, मिल बैठकर अपनी अर्जी पेश करेंगे ताकि तुम किसी खुशफहमी में न रहो कि ये ताल्लुक अब भी कायम है। अपनी जगह से खड़े होते उसने जमाई रोकी, मैं इतना अजीम नहीं हूँ कि ऐसे माजी के साथ किसी औरत को अपनी बीवी बनाऊं। तुम उन तीनों को जानते थे ना? एक हफ्ता और 4 दिन बाद बिलाखिर उसका चुप का रोजा टूटा। व्हीलचेयर का लीवर खींचने की आवाज़ आई। खिड़की के सामने आहिस्ता से हटती मेहताब अब मुकम्मल रुक किए तैयब की तरफ मुड़ चुकी थी, जहाँ उस मर्द की खूबसूरत नकुश में घुलने वाली नागवारी उसे बदसूरत बना रही थी। वही मेहताब की लाल अंगार आंखों में उतरने वाली नमी उसे किसी भूखी शेरनी से कम का जाहिर नहीं कर रही थी। मेरे दोस्त हैं वो, रोब में डालते उसने हूँ कहते गर्दन फेरी। मैं? मेहताब की बैठी आवाज़ में दिल टूटने से ज़्यादा एतबार टूटने का दर्द था। मतलब तुम्हारी मंगेतर के साथ ज्यादती करने के बाद भी वो तुम्हारे दोस्त हैं? थे नहीं। उन्होंने जो किया सही किया, तुम इसी काबिल हो। मेहताब को जरा बराबर भी हैरत न हुई। वो जानती थी 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी में आने वाला ये मंगेतर उससे किस हद तक नफरत करता था। दरवाजे में मौजूद गोल शीशे से अंदर झाँको तो नजर आएगा कि एक अजली हालत वाली लड़की ने सख्ती से होठों को पतली लकीर में खींच रखा था। उसके सामने बैठा मर्द डिटाई से टांग पर टांग रखे चेहरा इधर उधर घुमाकर कमरे का जायजा लेने में दिलचस्पी रखता था। क्या तुमने उन्हें भेजा था? सवाल पर सीटी बजाते होठ रुके। इर्द गिर्द देखती नजरें ठहरी। मेहताब बराह रास्त तैयब की आंखों में देख रही थी। अगर भेजा था तो? वो जता रहा था। वल्लाह वो मेहताब को अपनी बर्तरी जता रहा था। मेहताब तुम्हारी नीयत थी मुझे बदनाम करने की। पिछले दिनों से जिन कांटों पर वो अकेली चल रही थी, अब उस सफ़र के ख़त्म होने का वक्त था। अपनी मंजिल के इख्तिताम पर उसे तैयब कटहरे में खड़ा दिखा, जहाँ वो स्याह कोट पहने उसके ऐन सामने थी। उन 3 सालों की महरूमियों के तमाम जवाबात मेहताब कमर आज तैयब ऑन से मांगेगी। मैंने तुम्हें वार्न किया तो था। जैकेट की जेब में हाथ डालते वो कदरे झुका। मुझसे दूर रहो वरना ऐसा गम दूंगा कि पूरी जिंदगी नफरत करोगी मुझसे। सरगोशी जो कमरे की दीवारें कान लगाकर सुन रही थी, सरगोशी जिसमें मुर्दा दिल से निकलती बू थी, मेहताब की नम मगर मजबूत निगाहों में झांकने कहा, वो टूट चुकी थी, वो जीत चुका था। मोटे होठों का किनारा ऊपर करते मुस्कुराया और सीधा खड़ा हुआ। तुम्हें अगर मुझसे इतनी ही नफरत थी तो रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ कांप उठी। तुम्हें क्या लगता है नहीं किया था इनकार? मेहताब से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा। बाहर होते शोर में किसी ने उन दोनों पर तवज्जो न दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार मना किया, नहीं करनी थी तुम जैसी मुसीबत से शादी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कमर पर हाथ रखे वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। चीखने के बाद सफ़ेद रंगत लाल हो चुकी थी। मेहताब का जब्त हाथ से छूटा और वो आंसू तरातर बहने लगे। चेहरे की खुश्की में घुलते आंसू अजीब बेबस सा मंजर था। तो उसमें मेरा क्या कसूर था? व्हीलचेयर पर बैठी उसने दिहाई दी। बेबसी, पछतावा, मलाल, ये 3 अल्फाज उसका वजूद हिफ्ज कर चुका था। तैयब का दिमाग हर गुजरते लम्हे खराब से खराब तर हो रहा था। आंखों में बेपनाह तेज लिए वो उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा ही तो कसूर था। तंजिया अंदाज, आहिस्ता आवाज़। तुम मेरे साथ मिलकर इनकार करती तो मेरी जान छूट जाती तुमसे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली ही फोर्स कर रही थी जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो। उसके झुके सर से 1 इंच दूर खड़े हाथों को हिलाकर मेहताब के घर वालों की नकल उतारी। हारी हुई लड़की ने सर न उठाया। मालूम था हालत काबिल तरस है और ये भी मालूम था कि सामने वाला शख्स तरस खाने की हर सलाहियत से नापैद है, सिर्फ तब तक जब सामने मेहताब कमर मौजूद हो। मैंने हमेशा कहा था मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत देर तक जब कमरे में सिर्फ मेहताब की रोने की आवाज़ आती रही तो तैयब बेसहारा थके हुए लहजे में बोला, कभी आईने में खुद को देखा भी है? महंगे कपड़े और परफ्यूम लगा लेने से इंसान की नैन नक्श नहीं बदलते। मेहताब की आंख से निकलते आंसू उसकी गोद में गिर रहे थे। मैंने तुमसे वफा निभाई थी तैयब, कांपता लहजा और भीगा दामन। मैंने तुमसे मोहब्बत भी की थी। नीली आंखों वाले मर्द ने थककर मुंह पर हाथ फेरा। आवाज़ में हाथ दर्जा बेजारी थी। तुमने मोहब्बत नहीं ख्वाहिश की थी। चेहरा हाथों में छुपा लिया। मेरे साथ की नहीं, मेरे वजूद की।
जहर उसके कानों में उंडेलते वो ज्यादा देर रुका नहीं, मगर जब तक उसकी मौजूदगी रही मेहताब अंदर ही अंदर अपने दिल को कोसती ना थकी। तैयब आगे आया और दरवाजे के जरिए बाहर निकल गया। सर झुकाए वो अब हिचकियां ले रही थी, चेहरे पर गिरती लटें झूल रही थी। कितनी ही बेहंगम धड़कने यूं ही ज़ारों कतर रोकर उसने गुजार दी। कमरे में मौजूद हिचकियों की रफ्तार में फासला आया। आहिस्ता से हाथ में लगी आईवी लाइन की ड्रिप खींचकर उतारी। हैरत अंगेज तौर पर खून की एक बूंद भी ना निकली। हाथ का उल्टा रुख आंखों के सामने किया। चेहरा अभी भी झुका था, मगर हाथ की पुष्ट पर एक निशान नुमाया था। नीली और सुर्ख रगों के बीच बना रास्ता बाकी हाथ के मुकाबले रंगत में हल्का और खाल बैठी हुई, यूं जैसे खून की कमी हो। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा उसने पट्टियों की मदद से हाथ पर ड्रिप को चिपका रखा था। हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता थमी। पहले 3 आई, हाथ की मदद से चेहरे पर आए बाल हटाए, फिर 2, गर्दन सीधी की और भीगा हुआ चेहरा देखा। आंखें लाल, नाक सुर्ख, माथे के रग नुमाया। फिर 1 आई, जब कंफर्टर एहतियात से गोद से उठाया, पाँव में पहने हल्के गुलाबी मुलायम जूते हॉस्पिटल के ताज़ा धुले फर्श पर रखे। वो वजूद आहिस्ता से खड़ा हुआ, एक पल को लड़खड़ाया जरूर, मगर साथ ही संभल गया। हाथ में जकड़ा कंफर्टर आहिस्ता से बेड पर उछला। उसका कद काफी लंबा था, कम से कम 5 फुट 9 इंच से तो ऊपर ही था। मेहताब कमर अब अपने ही कदमों में खड़ी थी। गर्दन एक मर्तबा बाएं घुमाई, फिर एक बार दाएं। पिछले 1 हफ्ते से एक ही पोजीशन में बैठकर अकड़ चुकी थी। रीढ़ की हड्डी पर हाथ रखते सीधी हुई। बेचारी की हड्डियां हर जगह से जामिद थीं। 1 हफ्ता 4 दिन, तकरीबन 11 दिन वो उसी व्हीलचेयर पर बैठी रही थी। हॉस्पिटल का लिबास झाड़ते वो टीवी की जानिब आई, जहाँ कुछ देर पहले उसके मंगेतर ने हाथ मारा था। वहाँ से एक नन्हा माइक निकाला, सियाह छोटे मेटल पीस को हाथ में बुलंद किया। लाल बत्ती चल रही थी, मतलब उसमें रिकॉर्डिंग बस गई थी। परफेक्ट। ये मंजर फूलों से सजा हॉल का था, जहाँ नफीस सोफे पर लड़की लड़का बैठे एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। मेहताब नामी लड़की अंगूठी पहनाकर खुशी से शर्माई। तैयब नामी लड़का अंगूठी पहनकर नागवारी से बड़बड़ाया। उसी तरह खामोशी से वो साइड मेज की जानिब आई, जहाँ से तैयब ने थोड़ी देर पहले सेब उठाया था। उससे ज़रा फासले पर एक और माइक मौजूद था। यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में एक तरफ बैठे मेहताब आंखों में चाहत के जुगनू लिए दूर लोगों की भीड़ में मसरूफ अपने मंगेतर को देख रही थी। सामने रखी आइसक्रीम मुकम्मल पिघल चुकी थी, बस एक तैयब का दिल नहीं पिघलता था। मोटे जूतों के बास न फर्श पर उनका वाज़े निशान बन रहा था, ना उसके कदम उठाने की आवाज़ पर शोर थी। सपाट चढ़ा लिए वो कमरे के कोने में आई, जहाँ वो डस्टबिन रखी थी। अंदर झांका। तैयब के फेंके सेब से ज़रा फासले पर मेटल की साथ एक और माइक जुड़ा था। रात के वक्त जहाँ सारा शहर सोया था, वहाँ एक 25 साल लड़की बड़ी आस से फ़ोन स्क्रीन को घूर रही थी। चेहरा नोटिफिकेशन की आवाज़ पर एकदम खिलकर गुलाब की तरह सुर्ख हुआ। उसके 36 मैसेज के जवाब में तैयब ने एक ओके लिखा था। मेहताब में ढीठ थी, बेइज्जती पर मुस्कुराई और एक मर्तबा फिर टाइपिंग करने लगी। खाली चेहरा लिए वो झुकी और खींच कर निकाला। तीनों को हथेली पर फैलाया। तीनों की लाल बत्तियां वक्फे वक्फे से रोशन हो रही थी। तीनों में उसके मंगेतर का बयान कैद हो चुका था। परफेक्ट। तैयब कौन उसकी ज़िंदगी में आने वाली बड़ी कामयाबियों में से एक था। ऐसी कामयाबियाँ जिसे वो सजाकर चमकाकर अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रखती, ताकि हर आता जाता उसे देखे और हसद करे। तैयब में सब था, खूबसूरती, खानदानी पैसा, मुआशरे में मकाम। वो बेहतर नहीं बेहतरीन था, और मेहताब कमर के दस्तरस में हमेशा से आला अशिया ही रही थी। फ़र्क ये था कि तैयब शय नहीं शख्स था, सांस लेता, अकल रखता। वो 6 साल डिज्नीलैंड से लाया हुआ मेहताब का वो गुड्डा नहीं था जिसे वो इतरा कर सबको दिखाती, या वो 14 साल मेहताब की बैग नहीं थी जिसे वो घर के मुलाजमीन के साय से भी दूर रखती। मेहताब कमर अपने मंगेतर को अपनी ख्वाहिश के पाबंद नहीं कर सकती थी, तो सोचा क्यों ना खुद को उसका पाबंद कर दूं। दिल में जगह बनाने के लिए एक ही रास्ता ही क्यों नहीं, मगर कुछ भी वैसा नहीं हो सका जैसा उसकी चाहती। तैयब उसका नहीं हो सकता था, फिर चाहे वो उसके पीछे भागे, खुद को गिराए, ये उसके करीब लोगों को दूर करे। जो किस्मत में नहीं वो कुव्वत का पाबंद नहीं। रात का वो पहर जब हर जानिब सन्नाटा और सब कुछ छाया था, राहदारियों में लगी बत्तियां जल बुझ रही थी। पहाड़ों
اور جنگلات میں مقیم جنگلی جانور اپنے شکار کے لیے آواز لگا رہے تھے، وہیں ایک قارئ انسان کو برائی پر اکسانے میں کوشاں تھا، کسی اشرف المخلوق کو اپنے ارادوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ ارادے وہ نہیں جو خیر لائیں، ارادے وہ جو شر پھیلائیں۔ جس کمرے سے پچھلے 11 دنوں میں سوائے سسکنے، ٹپ ٹپ اور طبیبوں کے مشاور کے علاوہ اور کوئی آواز دیوار کے کانوں تک نہ پہنچی تھی، وہاں آج رات کے 1:27 پر لیپ ٹاپ پر ہوتی تیز ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ پورا کمرہ گپ اندھیرے میں تھا، کھڑکی کے سامنے گرے نیلے پردے سیاہ لگے، باہر کوریڈور میں موجود سبز اور سفید لیمپ بجھ رہے تھے۔ لگتا ہے آج چاند بھی نہیں نکلا، ورنہ اس کی روشنی کمرے کی چاروں دیواروں پر پھیل جاتی۔ چاند نکلتا بھی کیوں؟ اتنے دن جس کو پر امید کرنے کے لیے وہ اسے اپنے سائے میں لیتا رہا تھا، آخر کی تو اس نے اپنی مرضی ہی۔ لیپ ٹاپ سے نکلتی روشنی کا راستہ اس کا چہرہ روک رہا تھا، نیلی روشنی میں اس کے تاثرات نمایاں تھے، پھٹے ہوئے ہونٹوں پر غیر انسانی مسکان اور بغیر اجازت گالوں کو چھوٹی لٹیں، آنکھوں میں چھائی شرارت، رسائی سے دور چیز کی قربت کی وجہ سے تھی، یوں جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ مہتاب کے کرسی سے ٹیک لگانے پر اگر اس کے کندھے سے جھانکوں تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بے تحاشا کھلے ٹیبز نظر آ رہے تھے۔ ایک کلک سے ان سب کو بند کرتے اسکرین اب سیاہ تھی، مگر اس پر رنگ برنگی لکیریں نمایاں ہوئی، جیسے کوئی ریکارڈر ہو۔ پلے کا بٹن دبا اور کمرے میں ایک آواز گونجی، کیا تم نے انہیں بھیجا تھا؟ اگر بھیجا تھا تو؟ مطلب تمہاری نیت تھی مجھے بدنام کرنے کی؟ اپنے منگیتر کا یہ بیان وہ نہ جانے کتنی مرتبہ سن چکی تھی، سماعت تھی کہ سیر نہ ہوتی تھی، دل تھا کہ خوشی سے بھرتا نہیں۔ میں نے تمہیں وارن کیا تو تھا، مجھ سے دور رہو ورنہ ایسا غم دوں گا پوری عمر مجھ سے نفرت کرو گی۔ اس کے ساتھ ہوئے ساکھے میں اس کے منگیتر کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان لڑکوں کا بھی نہیں تھا۔ غیر شناسہ نمبرز اور آئی ڈیز اسے الگ الگ چیٹس کو بھیجتے، سوشل میڈیا کے ہر اکاؤنٹ پر لگاتے، وہ یہ جانتی تھی یہ چیٹ طیب کی زندگی برباد کر دے گی، جیسے طیب نے اس کی تھی۔ کمینی سی مسکراہٹ فنا ہوتی ہوئی آنکھوں میں چھائی لالچ کو بھی مان کر گئی۔ وہاں اب برفیلا تاثر تھا، انگوٹھے کی جلد کو دانتوں سے کترتے اس کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر تھی، پس منظر میں ریکارڈنگ چل رہی تھی، مہتاب کے رونے کی آواز، طیب کے چلانے کا شور، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے بعد اب اس میں طیب مزید ولن لگ رہا تھا۔ یہ سب 3 سال پہلے 26 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، جب طیب اون نامی شخص سے اس کے گھر والوں نے رشتہ طے کیا تھا۔ مہتاب اکیلی اولاد تھی، ماں باپ کی کل کائنات اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی، بغیر مانگے ہر چیز مل جانا اس بات نے اسے باقی نہیں، حد سے زیادہ سست اور مادہ پرست بنا دیا تھا۔ وہ لوگوں میں اخلاق نہیں، وہ ان کی ظاہری خدوخال اور ان کا اسٹیٹس دیکھتی تھی، اور شاید اسی لیے ہمیشہ تنہا رہ جاتی تھی۔ جو بھی دوست بنتا وہ مہتاب کی اسٹیٹس کا نشوس سوچ اور اس کی کرواہٹ کے پاس چھوڑ جاتا۔ اسے لوگوں سے نفرت ہونے لگی، اسے روشنیاں چبھنے لگی، خود کو ایک کھول میں قید کرتے اس کی ارد گرد کی دنیا خیالی تھی، جہاں ایک خوبصورت اور امیر شخص کا ساتھ ہر لحاظ سے پرفیکٹ دوست اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ تب تک جب طیب اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا، اس کے وہ خیال والا ہر لحاظ سے خوبصورت اور دولت سے لیس آدمی سچ میں اسے مل جائے گا۔ اگر یہ خواب تھا تو مہتاب پوری عمر اس خواب میں جینا چاہتی تھی، مگر شاید طیب کے لیے وہ ایسی نہ تھی۔ وہ طیب پر جی جان سے مرتی اور طیب اسے ہی جان سے مارنے کی خواہش رکھتا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس میں طیب نے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش نہ کی ہو۔ مہتاب صبح شام اس کو ٹیکسٹ کرتی، فضول بے تکے سوالات، تمہیں لال رنگ پسند ہے یا نیلا؟ تمہارے پاس سب سے مہنگی ترین گھڑی کون سی ہے؟ کیا تم رات کو کافی پیتے ہو؟ طیب نے اسے میوٹ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا اور اس نے طیب کا کانٹیکٹ پن کیا ہوا۔ قصہ مختصر، طیب اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، وہ خود بولتی، سنوارتی، سستی، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف صرف ایک زہر آلود جبری نگاہ مجبوراً ڈالتا۔ اس کے ہر کڑوے جملے، ہر اجنبی ادا اور ہر تانا وہ آرام سے پی جاتی۔ محبت؟ نہیں، محبت نہیں تھی اسے طیب سے، کشش تھی اسے طیب سے نہیں، صرف اس کی شکل سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے خدوخال سے۔ ہے نا عجیب، ایک مرد کی خوبصورتی کی خاطر وہ سب برداشت کرنے کو تیار تھی،
اس کی ایک ہی گرل فرینڈ تھی۔ مہتاب جانتی تھی، مگر مہتاب یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی طیب کی نکاح میں بھی تھی۔ 3 سال پہلے شام میں جس دن اس کی منگنی ہوئی تھی، اسی دن طیب دوپہر میں اپنی پسند سے خفیہ نکاح کر چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد مہتاب ایک ہفتہ نیم بے ہوشی کے عالم میں رہی تھی۔ اسے لگا یہ 3 سال کبھی آئی ہی نہیں، وہ کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ دوسری عورت تھی۔ اس نے خود کو کتنا بدلا اور آخر میں کیا ملا؟ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے نحیف حالت میں بستر پر لیٹی لڑکی نے ایک بساط بچھائی۔ بدلے کی بساط، خون کی ایک پتلی سی لکیر جلد پر نمایاں ہوئی۔ دانتوں سے کترتے وہ رکی اور انگوٹھے کو دیکھا، مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ مختلف تصویر کو آگے کرتے اس کی انگلی ایک ویڈیو پر رکی۔ پچھلے ماہ طیب اور اس کی فیملی مالدیوز گئی تھی۔ سمندر کے کنارے کھڑے اس کی ماں باپ کی طرف اس نے کمر کر رکھا تھا۔ اس کی آواز میں کتنی خوشی تھی۔ کیمرہ موڑ کر ساتھ سے آتے طیب پر غور کیا۔ یکدم اس کے منگیتر کے چہرے پر بیزاری اتر آئی اور اس نے رخ موڑ لیا۔ حالیہ مہتاب نے آنکھوں میں جھولتی خوشی طیب کو دیکھتے ساتھ ہی سپاٹ ہو گئی۔ محبت تو کبھی نہیں تھی، ہاں کشش آج بھی تھی، اور یہ کشش وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی جب طیب کے چہرے پر جھریاں اور سنہرے بالوں کے کنارے سفید پڑنے لگیں گے۔ ایک اور بٹن دبایا، دوسری ویڈیو پلے ہوئی۔ اب سپاٹ چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ بچاؤ بچاؤ کوئی! یہ 26 نومبر کی رات تھی۔ خدارا بچاؤ! راولپنڈی میں واقع یہ ایک پرانا اور قدیم پل تھا، گندگی اور دھول سے لپٹا، جس کے نیچے سبز ہریالی میں جاتی ریل کی پٹریاں تھیں۔ رات کے اس پہر میں وہاں دور دور تک کسی ٹرین کا بھی نشان نہیں تھا۔ پل ویران، مگر کہیں دور سے کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گا رہا ہو، خدارا بچاؤ! مگر وہ گا نہیں تھی۔ اگر پل پر کھڑی ہو تو میٹل کی موٹی جالی میں سے گھاس پر ایک وجود نظر آئے گا۔ رینگتے ہوئے اس کی پکار میں ایک اور آواز بھی گھلی تھی، بھاری شے کو گھسیٹنے کی آواز۔ پاؤں کے ساتھ بندھی موٹی چین جس کے اختتام پر ایک بھاری گولا تھا، ویسا جیسے قیدیوں کے پاؤں میں ہوتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ! مشقت کے باعث ماتھے پر پسینہ تھا، چہرہ دھول میں لپٹا تھا۔ مہتاب کی بھوری آنکھیں سپاٹ تھیں، چہرہ اٹھانے پر وہ ہنسی۔ اس پر کوئی پاگل ہونے کا گمان گزرا تھا۔ چہرے پر موجود داغ اور زخم قابل ترس حالت، بازوؤں سے رشتہ خون۔ پل پر کھڑے 2 لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ مہتاب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، جواباً انہوں نے انگوٹھا دکھا کر اسے داد دی۔ ہنستی روتی کیفیت میں وہ دوبارہ رینگنے لگی۔ پل پر کھڑے ایک مرد نے جیب سے فون نکالا، دونوں مکمل سیاہی میں موجود تھے۔ اس کی فون اسکرین پر جھانکو تو 4 ہندسے نظر آ رہے تھے۔ 11:22 ماضی سے حال میں واپس آتے ہیں۔ کلپ رکی تو کمرے میں چھائی خاموشی میں وحشت واپس لوٹ آئی۔ وہاں جھانکو تو کوریڈور کی بتی ابھی بھی جل بجھ رہی تھی۔ اسی جلتی بجھتی بتی میں کبھی فرش سیاہ ہوتا، کبھی سبز۔ لال لمبے چمکتے بوٹوں میں قید پاؤں روشنیوں کی اس جنگ میں چلے آ رہے تھے۔ ہیل کی ٹھک ٹھک بند دروازے سے بھی اندر جاتی تھی۔ وہ فرش پر چلتی وار دل پر ہوتے۔ دروازے پر لگے گول شیشے کے سامنے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ مہتاب نے ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا اور پھر پرسکون سا مسکرائی۔ وہ ہیولا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ لال بوٹ اب کمرے کی سیاہی میں واحد روشن چیز لگ رہے تھے۔ اپنے پیچھے سے کمرہ لاک کرتے وہ انہیں مضبوط قدموں سے چلتا مہتاب کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میری امانت! اپنے لمبے لال کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور ہتھیلی مہتاب کے چہرے کے سامنے پھیلائی۔ ہاسپٹل کے لباس والی لڑکی نے انہیں کمزور ہاتھوں سے میز پر رکھے تمام مائکس اٹھا کر اس کے سانولے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ناخن سلیقے سے تراش کر مہندی سے سجا رہے تھے۔ انہی انگلیوں سے ایک مائک اٹھا کر اور کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ دروازے کے باہر ہوتی روشنی اور اجالے کی بحث میں بھی وہ ہیولا سیاہ تھا، سوائے اپنے لال کوٹ، لال جوتے، لال نیل پولش، اور جیسے ہی وہ کھڑکی کے سامنے ٹھہری تو مسکراتے لال ہونٹ بھی۔ اس میں آڈیو کلپ ہے نا؟ مائک کو جانچتی بھوری نگاہیں مہتاب کی طرف مڑی۔ اس لڑکی کے لب و لہجے میں علاقائی تاثر تھا، بالکل جیسے ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی اس نے دفاع میں ہاتھ اٹھائے۔ آنے والے مہمان نے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے، تینوں مائکس کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ آج کل کے زمانے میں کوئی مفت میں کسی کو بخار نہ دے، پھر تم نے مفت میں میری مدد کیوں کی ہے؟
कुर्सी पर झूलते उसने बुरी आंखों शक से छोटी हुई। हर मदद कागज के हरे पन्ने नहीं मांगती। जेब में हाथ डाले वो लड़की सियाह और सुर्ख का मलाव थी। बंद पर्दे देखकर उसने नाक चढ़ाए। उसे बंद खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे घुटन देते थे। वैसे आप कुछ अंदाजा हो रहा है कि तुम इस मुल्क की पसंदीदा थेरेपिस्ट क्यों बनती जा रही हो? डॉक्टर मरजान शहीर। खिड़की के पर्दे झटके से हटाए। बादलों की ओट में छिपा चांद रास्ता बनाता उस तक आया। सानोले चेहरे पर मौजूद गोल बड़ी भूरी आंखें, जिनकी पलकें लंबी और सीधी थीं, आधे हिलाल को देखते मुस्कुराई। नाक में मौजूद गोल नथ से रोशनी टकराई। मुल्क की? आबरू उचकाए, भूरे खुले बाल सीधी मांग निकाल कर अतराफ में फैलाए थे। सॉरी, मैं भूल गई, सिर्फ एल्टर्स की। कुर्सी मरजान की जानिब मोड़ ली। वैसे तुम सिर्फ एल्टर्स का ही क्यों इलाज करती हो? मतलब तुम्हारा पैसा तो इंसानियत से जुड़ा है। एल्टर्स क्या इंसान नहीं होते? मेहताब की बात काटते वो उसके बेड तक आई। मरजान शहीद उसे यूं ही लाजवाब कर देती थी। वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगी। क्या हो जो उन लोगों को पता चल जाए कि जिसको वो इतना नेक, पारसा और अपना मसीहा समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मशहूर होने के लिए इस फील्ड में है। मेहताब कोहनी के बल कुर्सी पर झुकी। उन्हें अल्फाज मिल रहे हैं, मुझे मकाम। विन विन सिचुएशन। सरदार देने वाले अंदाज में हिलाते उसने कुर्सी का रुख दोबारा लैपटॉप की जानिब कर लिया। स्क्रीन अब बुझ चुकी थी। चांदनी कमरे के एक हिस्से में फैली थी। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी मरजान शहीर ने गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा। मशीनी चीजें खामोश थीं। मेहताब के अंदर होती खलफिशार से बिल्कुल अनजान। डॉक्टर, कश्मकश ने डूबा लहजा लिया। वो लैपटॉप पर लगे विंडोज के स्ट्रिप को कुतर रही थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। गर्दन फेर कर पीछे बैठे मसीहा को देखती। कमरे में फैली साजिश की बू अचानक दिल के बेतरतीब होती धड़कन की आवाज गूंजी। ये फैसला तुम्हारा है। मरजान ने गहरी सांस लेते कंधे ढीले छोड़ दिए। हर इंसान के साथ दो अंधे की ताकतें होती हैं। मरजान अपने गोरू मोड में आ चुकी थी। मेहताब को बुरा नहीं लगा। उसे अपनी थेरेपिस्ट की बातें बआसानी समझ आती थी। एक, उसका नफ्स जो मुसलसल उसे बुराई से रोकता है। दूसरा, वक्फा लिया, उसका कारीन जो मुसलसल उसे बुराई की तरफ उकसाता है। नफ्स को सुला दो तो ये कारीन तुम पर हावी हो जाता है। बेड के एक कोने पर जबरन टिकी उसके हाथ अभी भी कोट के जेबों में थे। तो इसका मतलब मेरा कारीन मुझ पर हावी हो गया है। कोना क्यों उसे देखा? कारीन भी तो तुम्हारा है, उसे हावी भी तो तुम ही होने दोगी ना? बहुत ही मीठे लहजे में धमाका कर चुकी थी। मरीज के जहन में पलते सवालात कम नहीं तादाद में ज़्यादा हो गए। वो इंसान बेवकूफ़ है जो अपने किए गलत कामों का इल्ज़ाम कुदरत, नफ्स, शयातीन इन सब पर डालता है। खुदा ने सोचने समझने की सलाहियत हमें दी है। हमारे इर्द गिर्द के खन्नास हमें सिर्फ वरगला सकते हैं। हाथ पकड़कर कत्ल करना या किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना इंसान का खुद का लिया फैसला है। ऐसे फैसले हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर किए जाते हैं। नफ्स क्या कहता है, दिमाग क्या इशारा कर रहा है, और सबसे बढ़कर हम क्या चाह रहे हैं। मरजान का हर नुक्ता लफ्ज़ उसके सवालात की गुत्थी को मज़ीद उलझा रहा था। हल्की सी गर्दन फेर कर पीछे देखा। वो लड़की वाकई में बोल बोल कर नहीं थकती थी। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? वो अपनी कैफियत जाहिर तो नहीं करना चाह रही थी, मगर फिलहाल उसका खुद पर इख्तियार नहीं था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो? सवाल दोहराते जूते की नोक को कुछ देर देखती रही। मरजान के पास अल्फाज कभी ख़त्म नहीं होते थे। मैं कभी बदला ना लेती। मेहताब के माथे के शिकने में कमी आई। ये सब, ये पीठ पर वार करना, ये मुझे नहीं पसंद। बुज़दिल लोग पीठ पर वार करते हैं। असल मज़ा तो हरीफ की आंखों में आंखें डालकर ट्रिगर दबाने में है। मेहताब को ठंडे पसीने आने लगे। उसके कदम डगमगाए क्योंकि शायद अब उसे अपनी जज्बातियत का एहसास हो चुका था। अपनी जगह से उठते मरजान दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी थी जब पीछे बैठी लड़की घबरा कर बोली, मगर तुम इस जुर्म में मेरे साथ बराबर की शरीक हो। लब चबाते नाक के नीचे जमा होते पसीने को साफ किया। अचानक से कमरे में गर्मी बढ़ गई। किसने कहा? वह सवालिया अंदाज में जुड़ी छोटे कद वाली लड़की इतनी ऊंची हील तभी पहनी थी। वो चांदनी के आधे रुख पर थी। अंधेरे में छुपे वजूद के बाल पतली लकीरों के मानिंद चेहरे पर चिपक रहे थे। आंखों में हल्का सा खौफ भी था। तुम्हारी मदद से मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रही।
अगर तुम मेरी डॉक्टर को रिश्वत न देती तो? कैसी रिश्वत? क्या तुम मुझे रिश्वतखोर कह रही हो? दिल के धक धक कानों में पड़ती कॉरिडोर की जलती बुझती बत्ती की आवाज़, बाहर से आते किसी जंगली जानवर की पुकार, सब रुक गया। मध्यम होती बीप की आवाज़ दोनों कानों में सुइयों की तरह लग रही थी। मैं तुम्हारे। उसे हिचकी आई, मंजर धुंधला हो रहा था। मैं उस दिन तुम्हारे पास इसलिए आई थी। फासले पर खड़ी सुर्ख लिपस्टिक वाली लड़की की आंखों में झांको। उस दिन यह 20 अक्टूबर की रोशन नरम गरम सी सुबह थी। डॉक्टर मरजान अपने क्लिनिक में मौजूद सामने बैठी अपनी पुरानी पेशेंट को देख रही थी। मैं जानती हूँ वो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता है। जब उसे पता चलेगा उस लड़की का रेप हुआ है, वो उस बात को बहाना बनाकर मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। उस लड़की के चेहरे पर छाई तारीकी मगर नफरत की आग दोनों मरजान के ज़ेरक निगाहों से छुपी नहीं थी। वो चाहेगा मैं भी उसे नफरत करूं, इसलिए वो मेरे सामने कबूल कर लेगा। उस बेवकूफ़ को लगता है कि मैं उसके प्यार में पागल हूँ। मुँह से भाप भी ना निकालूंगी, लेकिन यही वो गलती कर बैठेगा। रेप विक्टिम बनकर मुझे हमदर्दी मिल जाएगी और असोल्टर बनकर उसका सारा सोशल सर्कल तबाह हो जाएगा। तुम्हें कैसे यकीन है कि ये सब काम करेगा? गालों पर उंगलियां टिकाए थेरेपिस्ट के सवाल पर मेहताब एक लम्हे को सोच में पड़ गई, मगर जब बोली तो उसकी आवाज़ में पहाड़ों जितनी पुख्तगी थी, क्योंकि मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। मरजान ने उस लड़की को ये नहीं कहा तुम्हारे प्लान में झोल है, ये नहीं बताया कि अगर उस लड़के ने केस कर दिया तो, मना नहीं किया कि तुम पूरी उम्र एक झूठ पर नहीं गुजार सकती, समझाया नहीं कि ये एक विक्टिम की तौहीन है। मरजान शहीर अपने मशवरे सिर्फ खास लोगों को देती थी और मेहताब कमर कहीं से भी उसके लिए अहम ना थी। बुरी आंखों में आज भी वही तासुर था जो उस दिन था, वो तासुर जिसे मरजान का सबसे करीबी दोस्त कोर्ट रेड कहता था। तुम उस दिन मेरे पास खुद आई थी, बताओ क्या ये झूठ है? मेहताब के दिमाग में पलते हजार सवालात और जवाबात क्या थे? कुछ भी नहीं। मैं लोगों को उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करती। मरजान जब मुस्कुराती थी तो उसके ऊपर वाले मसूरे हल्के से नजर आते थे, आंखें खाली खुशी से चमक उठती थी। तुम उस दिन जब मेरे पास आई, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। मेहताब की फैलती निगाहों में एक मंजर उभरा। वापस उसी दिन पर चलो। दरमियान में चौड़ा मेज, दो अतराफ औरतें और रोशन सुबह। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? सानोली रंगत वाली लड़की पीछे हुई। मैं पैसे दूंगी ना, मेरे पास तुमसे डबल पैसे हैं। हाथों को बाहर मिलाते थोड़ी के नीचे टिकाए। फिर क्या चाहिए? भूरे बाल और पैंट शर्ट वाली लड़की ने सवाल उठाया। मरजान के लाल होठ मुस्कुराहट न ढले। शोहरत। हाल में बैठी लड़की कांप रही थी। उसकी आंखों में सवाल था कि शोहरत ये कैसे मिलेगी तुम्हें? गहरी सांस लेते उसने नाक की हड्डी मसली। वो डॉक्टर, मैंने उससे तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं की। मैंने तो बस फर्श को देखा। तुम्हारी रिपोर्ट्स तब्दील करती हैं। तुमने क्या? मेहताब की चीख फितरी थी। हमारी एक डील हुई थी, तुम मुझे यहाँ रखने के लिए मेरा साथ दोगी, अपने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करोगी। तुम्हें शोहरत चाहिए थी, मैंने तुमसे पैसे का वादा किया था। मेरे पास तुमसे डबल पैसे हैं। ओ खुदाया! बालों को मुट्ठियों में जकड़ते उसका दिमाग सहसाए कर रहा था। मतलब इन सबको ये लग रहा है कि मेरी वाकई में आवाज़ चली गई है। मैं वाकई कुछ अरसे के लिए मफलूस हो चुकी हूँ। इसका मतलब ये दवाई। और यहाँ से आगे वो सोचना ही चाहती थी। वो तमाम इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब कुछ उसे लगता था खाली खुली पानी या ताकत की गोलियाँ हैं। मैंने एहसान किया है तुम पर। अब मेरे, तुम्हारे और इस कमरे के अलावा कोई नहीं जानता सच क्या है। यहाँ के स्टाफ को भी यकीन है तुम वाकई ज्यादती का शिकार हो। बेहंगम सांसों के दरमियान दूर खड़ी मरजान को देखा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मरजान शहीर, एकदम चीखे वो अपनी कुर्सी से उठी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सामने की तरफ बढ़ाते कदम खुद ब खुद रुके, जैसे टांगों में से सकत खत्म हो गई हो, जैसे वो चलना भूल गई हो, या जैसे निचला ढर मौजूद ही ना हो। मुंह के बल वो सीधा मरजान के कदमों में गिरी। आंखों में बेयकीनी उतर आई। चेहरा उठाकर मरजान को देखा और फिर दोबारा उठने की कोशिश की। वो उठ क्यों नहीं पा रही थी? उसकी टांगों पर अचानक से ये बोझ कहाँ से आ गया था? उसने दोबारा उठना चाहा। उस बार हथेलियाँ छिल गईं तो बेबसी के आलम में उसने फर्श पर हाथ मारे। सपाट नजरों से उसे देखते मरजान ने अपना कोट
समेटा और एक घुटने के बल झुकी। कहा ना, वो फैसला तुम्हारा था कि क्या तुम सही कर रही हो या गलत। उसके लंबे बाल फर्श से टकराए। मगर ये फैसला मेरा है और मैं जरा सा आगे को झुकी। अपने फैसले में बिल्कुल दुरुस्त हूँ। जमीन पर गिरी लड़की के लब और आंखें अभी भी वाक़ थी। आंसुओं की पतली लकीर आंखों के किनारे पर जमा हो रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया है? खौफ की जिस मंजिल पर वो खड़ी थी उसे ढांपने की खातिर लफ्ज़ सख्ती से अदा किया। आंखें अंगार और सांस तवक़ुफ़ज़दा। नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो अपनी कदर नहीं करती और एक मर्द के पीछे जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। फिर वही मर्द उन्हें धोखा देता है और वो बदले पर उतर आती हैं। उसकी बात नज़रअंदाज की, बिल्कुल उसके वजूद की तरह। ये मेरे साथ तुमने क्या किया हमरजान? फर्श पर हाथ जोर से मारा। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, मगर सर पर खड़ी औरत की आंखों में ढूंढने से भी तरस नहीं मिलता था। मकाफाते अम्ल कहते साथ वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी हील की टप टप दूर जाते खत्म हो जाती थी। बिलक बिलक कर फर्श को मारती लड़की के हाथ में पछतावे के सिवा कुछ न रहा था। मफलूस होने के अदाकारी करते वो अब वाकई चलने फिरने से सलाहियत से हाथ धो बैठी थी। अपने नफ्स को सुलाते उसने कारीन को खुद पर हावी होने दिया था। आंखों में धूल झोंकी, बेबसी और हमदर्दी का ढोंग रचाया। अपनी नाकदरी भी करवाई और बदला लेते खुद को तकलीफ भी पहुंचाई। सबसे बदतर आखिर तक अपनी गलती नहीं मानी। वो उस लड़की पर जरूर भरोसा करती अगर जो वो उसके काबिल होती। जो लड़की अपने प्यार करने वाले माँ बाप को छोड़कर खुद का सोच रही थी, वो मरजान को कब धोखा दे जाए क्या मालूम। और एक उसी चीज से मरजान शहीर को नफरत थी। धोखा, पीठ पर वार, दगाबाजी। जलती बुझती रोशनी में ऐसा लग रहा था मरजान कोई भूत है, आता जाता, फिर आता फिर छुप जाता। जेब में मौजूद लाल माइक पर नाखून फेरते उसका चेहरा सपाट था। वो जानती थी उसे क्या करना है। ये नन्हे मुन्ने माइक्स, कैमरास, ये सब उसका शौक थे। बस कभी कभार उस शौक की जद में किसी का मकरवा चेहरा और घिनौने राज भी आ जाया करते। मेहताब को उस दिन वो रिकॉर्ड कर चुकी थी। वो लड़की उसके खिलाफ गई तो अपनी बर्बादी खुद करवाएगी। जंगल में आग लगाने वाला कोयला मेहताब खुद दुनिया के हवाले कर चुकी थी। अब मरजान को बस उसे उछालना था और फिर सारी दुनिया बोलेगी। मरजान शाही ने एक बेबस इंसान की मदद की, उसके हक में आवाज़ उठाई। शोहरत के बाद मजीद शोहरत। हॉस्पिटल के ऑटोमेटिक दरवाजे खुले और ऊंची हील वाले जूते बाहर जा चुके थे। तूफान आया और बर्बादी करके चला गया। बाहर रात गहरी थी और काफ़ी फासले पर लगे लाइट पोल्स के बिल्कुल नीचे सफ़ेद जीप खड़ी थी। दूर कहीं टेम्पल रन की बजते म्यूजिक की आवाज़ आई। बगैर रुक के चलने से उसके बाल हल्का हल्का उछला करते थे। कदमों की चाप पर जीप के साथ खड़े आदमी ने निगाहें उठाई, वही जिसके फ़ोन से टेम्पल रन की आवाज़ आ रही थी। गहरी सुरमई शलवार कमीज और सांवला रंग। मरजान के करीब आने पर उस मर्द ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन कमीज की जेब में डाला। खैर बाशिद, लेडी रेड। हजल सामियान ने सीने पर बाजू बांधते अपने सबसे करीबी दोस्त को छेड़ा। हल्की दाढ़ी में छुपे होंठ एक दिलफरेब मुस्कुराहट में ढले। आंखों पर लगे सुरमई लेंस जज्बात छुपा गए। एक बिसात मेहताब ने बिछाई थी, एक चाल मरजान ने चली थी और अब मरजान शहर के खेल कमासी जानने का वक्त था। ये 23 अक्टूबर की ढलती खूबसूरत शाम थी। पहाड़ों के दरमियान गुरूब होता सूरज और उनकी चोटी से टकराती किरणों का एबटाबाद में फैलना ये हजल सामियान का हमेशा से पसंदीदा मंजर रहा था। सफ़ेद सलवार कमीज और सियाह पी कैप पहने वो मरजान के अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा टेम्पल रन खेल रहा था जब पीछे से आते मरजान ने उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाया। वो सियाह ढीली ढाली सी शर्ट और रिवायती शॉल कंधों के गिर्द लपेटे रेलिंग से खड़ी हो गई। हजल ने उसके हाथ की बनी चाय का एक भरपूर घूंट अंदर उतारा तो सुकून खुद ब खुद वजूद का हिस्सा बन गया। दुनिया का कोना कोना छान मार लूं, मगर मरजान शहर के हाथ की चाय का कहीं मुकाबला नहीं। वो आम मर्दों के मुकाबले तारीफ में कंजूस नहीं करता था, मगर मरजान आम औरतों के निस्बत मुस्कुराने और हंसने में हमेशा से बखिल थी। हजल ने मोबाइल को एक तरफ रखते उसे जास्ती निगाहों से देखा। वो गायब दिमागी से चाय पी रही थी। मेरा मशवरा मानो तो मदद कर दो उसकी। मरजान अपना हर मसला उससे बांटने की आदी थी और वो बगैर तनकीद किए हल निकालने का। आज भी यहाँ आते साथ उसने पहले मेहताब का सारा किस्सा उसे सुनाया था।
کہ کس طرح وہ اس کی مدد مانگ رہی ہے اور وہ کیوں دینا نہیں چاہتی۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر ترس آتا ہے حسن، تمہیں ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے مرجان۔ ڈھلتے سورج کو دیکھتے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مدد کرنے سے ہچکچا کیوں رہی ہو؟ چائے کو خاموشی سے پیتے وہ سامنے کھڑی مرجان کو سمجھ رہا تھا۔ آفتاب کی آخری کرنیں اس کی آنکھوں میں روشن سا عکس بنا رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی آنکھیں قدرت کے حسین مناظر میں سے ایک تھی۔ کرتی مدد ضرور کرتی اگر یہ بدلہ نامی واحد بات نہ ہوتی۔ تم اس کی نیت چھوڑو، اپنا فائدہ دیکھو۔ اس نے الجھ کر اپنے دوست کو دیکھا۔ سیاہ پی کے تلے آج اس نے جیتون رنگ کے لینس لگا رکھے تھے۔ میں نے اگر اس بار اس کی مدد کی تو وہ مجھ سے بار بار ایسے فیورز مانگے گی، تو مت دینا۔ اس کے پرسکون لہجے پر مرجان نے اسے ندامت سے دیکھا، ہلکا سا مسکراتا چائے کا کپ لبوں سے جدا کیا۔ اس بار اس کی مدد کر دو اور اگلی مرتبہ کے لیے اسے مدد مانگنے کے قابل مت چھوڑو۔ مرجان کے کپ بلند کرتے ہاتھ ٹھہر گئے۔ تم نے اپنا آخری سیشن ریکارڈ کیا ہے نا اس کے ساتھ؟ مرجان نے روانی میں گردن ہلائی۔ وہ ریکارڈنگ مجھے دے دو، اگلی بار جب وہ تم سے مدد مانگنے آئے تو اسی ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اسے دھمکا دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس بار صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی کھڑی ہو رہی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ایبٹ آباد کی سیٹ تمہیں ملے۔ اپنی بات مکمل کیے جانے پر وہ چائے کا آخری گھونٹ ختم کرتے مسکرایا۔ کبھی ہمارے لیے بھی کر دیا کریں کچھ حضور، ہم اتنے بھی برے نہیں۔ ساتھ رکھے چھوٹے میز سے اپنا موبائل اور چابی اٹھاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایبٹ آباد کی سیٹ پر بیٹھ جانے سے نہ صرف میرے خاندان کو فائدہ ہوگا بلکہ تمہارا بھی اتنا ہی نفع ہے۔ وہ اب اپنے سنجیدہ موڈ میں آ چکا تھا۔ آخر وہ کسی ایک کے ہاتھوں سیاست سے ملے ہونے چاہیے۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر سورج کی آلودائی کرنوں کو ڈوبتے دیکھتے وہ دونوں خاموش رہے۔ اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، میرا تو نہیں۔ ہم میں تمہارا میرا کب سے آ گیا؟ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، ان دونوں کے تعلق کی مضبوطی کو جتا رہا تھا۔ حزل اور مرجان دونوں متوازر راستے تھے جو اگر ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہوئے تو بربادی باہمی تھی۔ ایک چلے گا تو دوسرا بھی قدم سے قدم ملائے گا، ایک ٹھہرے گا تو دوسرا بھی خود کو روک لے گا۔ ان کی برابری ہی دوسرے کی بربادی تھی۔ مہتاب کی ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اسے الیکشن سے ہٹائیں گے۔ وہ ہمدردی کس سے بٹورے گی؟ کیونکہ وہ خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تمہارے راستے کا کانٹا بنی، اس کے منگیتر کو بتا دینا، وہ تو اپنا انصاف ضرور لینا چاہے گا۔ آخر کو انسان اپنے بدلے تو بھولتا نہیں۔ مرجان کی تسلی کرواتا وہ بالکنی سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ مان چکی ہے، بس اپنا جواب بول کر نہیں کر کر دکھائے گی۔ حال میں 6 دسمبر چل رہا تھا۔ مرجان نے جیب سے مائک نکالتے حزل کی طرف اچھالے اور دوسری طرف سے آتی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حزل نے ہاتھوں میں مکئی جلتے بجھتے آلے کو دیکھا۔ فاتحانہ مسکراہٹ اس کے گرد چھایا اندھیرا نکل گئی۔ ویسے چابی کی خاطر جیب میں ہاتھ مارا اس آدمی کی زندگی بن جائے گی جس کے لیے جہیز میں تم یہ اپنے پیارے مائکرو فونز اور کیمراز لے کر جاؤ گی۔ ہنس کر کیا گیا تبصرہ مرجان کو کچھ لمحات کے لیے سکتہ میں ڈال گیا۔ گاڑی میں چڑھتے ہوئے اس کی رفتار سست ہوئی۔ کیا تم شادی کر رہے ہو مجھ سے؟ بیک مرر میں خود کو دیکھتی اس کی سانولی رنگت گلابی ہوئی۔ حزل ایک ہاتھ اوپر کرتے مسکرایا۔ ہماری اتنی قابل رشک قسمت کہاں ڈاکٹر صاحبہ؟ جیپ کا دروازہ بند کرتے اس کا ڈرائیور نشست سنبھال چکا تھا۔ سیاہ رات میں آج ایک قارئین نے دوسرے قارئین کا قصہ تمام کروایا تھا۔ فرق تو بہت تھے ان میں، مگر مقام ایک کا برتری میں بلند تھا۔ حزل کے ہاتھ اب کمپارٹمنٹ ٹٹول رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی تھیراپسٹ اب پشت سیاہ سیٹ سے لگا چکی تھی۔ حزل نے مصروفیت کے دوران کہا، کرما از ریئل کورل۔ اس کے تبصرے پر مرجان کی آنکھیں بند رہی تھی۔ عمل کرنے پر اکسا کر اب مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ شیشہ درست کرتے بالوں میں انگلیاں پھیرتے حزل بس گردن جھکاتے مسکرایا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم۔ چابی انگیشن میں ڈالنے کی آواز کے بیچ اس کی دوست کی الفاظ سنائی دیا۔ مرجان بند آنکھوں کے پاس سے بس مسکرائی۔ اب وہ اتنی بھی کنجوس نہیں تھی۔ سیاہ رات میں اب ایک سفید کار پہاڑیوں کے اوٹ میں چھپے سفر کر رہی تھی۔ اس کے مسافر طاقت کا جام پیے خود ساختہ قاضی جو دوسروں کے نصیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، گنہگار لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر وہ خود انسانیت کے بدتر درجے پر فائز ہو رہے تھے، کیونکہ انسان کبھی اپنے بدلے نہیں بھولتے اور قدرت بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتی۔ ختم شد۔
जी, तो यहाँ होता है हमारा अफ़साना कंप्लीट। और मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी अफ़साने में इतने ट्विस्ट देखे हैं, मतलब इतना सस्पेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मैंने आज तक अफ़साने जो रीड किए थे वो बहुत सिंपल से होते थे, तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि अफ़साने होते ही इतने छोटे हैं, इसमें कब स्टोरी शुरू हो कब कंप्लीट हो मुझे खुद ही मालूम नहीं होता है। तो आधा अफ़साना तो मुझे समझने में ही निकल जाता है कि हाँ, अब क्या हो रहा है, अब कैरेक्टर्स के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं। जब स्टोरी समझ आती तो फिर कुछ ट्विस्ट आ जाता, फिर समझ आती फिर कुछ ट्विस्ट आ जाता, और यही करते करते कंप्लीट भी हो गया। तो मुझे तो पसंद आया। मैंने इस टाइप का नहीं रीड किया था कि इतना सस्पेंस हो। तो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू लास्ट में देना कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं किसी और नॉवलेट के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।